हाँ जी, how are you all? Welcome to Chetan Bharat Learning. So we are starting with the discussion of your Indian economy test. I hope आप सबका ये टेस्ट जो है वो अच्छा गया होगा. तो टेस्ट की डिस्कशन में सबसे पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और मैं ना आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा. ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये सारा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास टेस्ट की जो पीडीएफ है आप हाथ में लेके बैठो और फिर हम उसकी डिस्कशन जो है वो डायनामिक लेवल पे डिस्कशन करें. ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो वहाँ नहीं लिख रखी सिर्फ, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाए जो आप स्क्रिबल डाउन कर सकें और ये जो आप वीडियो देखने वाले हो इसका आपके लिए कोई महत्व भी बने. मोर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आई वुड वांट कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट के साथ साथ हम रिवाइज भी कर लें. ठीक, तो दिस वुड सर्व नॉट ओनली एज अ वीडियो फॉर टेस्ट डिस्कशन बट ऑल्सो अ वीडियो फॉर होलसम रिविजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है जी. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन है और इसके अंदर उन्होंने एसेंशियली हमारी आइडियोलॉजी टेस्टिंग के हिसाब से और कंसेप्चुअल टेस्टिंग के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया हुआ है. तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बात की है कि लैंड रिफॉर्म्स में इक्विटी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, साथ ही साथ इसकी आइडियोलॉजिकल मैपिंग भी की है. देखो जरा, तो पहली स्टेटमेंट बोलते हैं ना लैंड टू द टिलर, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य यही था कि आउटपुट बढ़ेगी. तो आइडियोलॉजिकली ये उद्देश्य बिल्कुल सही है. देन land ceiling was another policy to promote equity, which means fixing the minimum size of land which could be owned by an individual. अब मिनिमम की बजाय एक्चुअली क्या होता था, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, कितना मैक्सिमम हो सकता है. ठीक है ना. और ये हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग साइज सेट किया गया था. इंडिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के तहत जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें ये तय किया गया कि 1/3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट एवरेज विल बी टेकन अप एज अ लैंड सीलिंग for your unirrigated areas and 1/2 of district average will be taken up for irrigated areas. इस तरह से उन्होंने लैंड सीलिंग लगाई. ये इस तरह से 1/3 और 1/2 क्यों लिया गया? क्योंकि उस टाइम पे लैंड जो था वो कुछ लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड था. लेट्स से अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग हैं जिनके पास लेट्स से 10,000 एकड़ जमीन है. ठीक है ना. और बाकी लोग जितने भी हैं, फैमिलीज हैं, उनके पास कुछ 1 एकड़ जमीन है किसी के पास और किसी के पास नहीं है. तो ये फ्यूडल ऑर्डर इस तरह से सेटअप था. तो उन्होंने उसकी एवरेज निकाली और 1/3 बोला कि आप अपने पास रख सकते हो अगर अनइरिगेटेड है, 1/2 अगर इरिगेटेड है. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने एक एवरेज निकाली. बाकी की सारी जमीन स्टेट के पास चली जाएगी और स्टेट फिर लैंड टू द टिलर, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो काम करेगा. ठीक. और इंडिया में ये एक्चुअल में एटलीस्ट इसको लेके हमने एक मोमेंटम तो जारी किया ही, जैसे हमने फेज 1 ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में बात की थी. तीसरी स्टेटमेंट है लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन द वेस्ट बंगाल एंड आंध्रा. अब ना कई बच्चे एनसीईआरटी ही सिर्फ फॉलो करते हैं और उनको लगता है वेस्ट बंगाल और केरला पड़ा था वहां पे. तो ऐसा है कि आंध्रा में अगर आप क्लियरली इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो 1961 के जो लैंड रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, जो फर्स्ट वहां पे लेजिस्लेशन आया, तो दैट वाज अ फेलियर एज इट वाज इन एवरी स्टेट. बट 1973 और 74 में सक्सेसिव लेजिस्लेशंस आई लैंड रिफॉर्म्स को लेके, लैंड सीलिंग के लिए लॉज आए और वहां पे फिर ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ भी. ठीक. तो एकदम से दरकिनार नहीं कर देनी स्टेटमेंट. जब आपने अगर कोई एक लिमिटेड चीज पढ़ी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उतनी ही होती है ना. सो उन्होंने ये लिखा है लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन वेस्ट बंगाल एंड आंध्रा. उन्होंने ये नहीं बोला वेरी सक्सेसफुल या अल्टीमेट, यही था बस और कुछ नहीं था. ठीक है. अच्छा, फेलियर कहाँ है? जैसे पंजाब में फेलियर थे. ठीक है. सो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का इवेंचुअली क्या बना जी? 1 and 3. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, The consideration is with respect to the 1991 situation in India, जब हमारी इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है वो एलपीजी की तरफ बढ़ रहा है. और इसी के साथ इसके साथ के रिलेटेड हुए क्वेश्चंस भी हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अप्रोच इन डीलिंग विद द 1991 क्राइसिस. हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात की थी और एनसीईआरटी के अंदर भी ये काफी हाईलाइटेड पोर्शन है. तो देखिए, उन्होंने कहा कि इंडिया अप्रोच्ड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज IMF. भाई पहले तो गलती इधर ही है ना. इट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? चैट में लिख के बताओ. वर्ल्ड बैंक. यस. सो टू मैनेज द क्राइसिस. सो बेसिकली ये स्टेटमेंट अपनी इस वजह से गलत हो जाती है.
दूसरा, इंडिया केम अप विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच वर बेस्ड ऑन द कंडीशनैलिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ ठीक है, हमने पढ़ा था ना वॉशिंगटन कंसेंसस होता है और ये सब होता है, दिल्ली कंसेंसस है। खैर, ये जो एड कंडीशनैलिटी है ना, इसको आज भी आप गुड गवर्नेंस एजेंडा के तौर पे पढ़ते हो। बैक इन द डे सिचुएशन यही थी कि ओवरऑल जब भी कोई इकोनॉमी 1990s में फेल हो रही है, चाहे वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज थी, चाहे वो इंडिया जैसी कोई भी डेवलपिंग कंट्री थी, अगर वो वर्ल्ड बैंक के पास एड मांगने जाते थे तो वो एड कंडीशनैलिटीज लगाते थे कि आपके पास कंट्री में एलपीजी होना चाहिए, आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, आपको जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एक बैकफुट पे लाना पड़ेगा, ये सारी चीजें थी। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और थर्ड भी ठीक है, जहां पे कंडीशनैलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट अ पनिशमेंट, इट वाज जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी दैट दे वांटेड टू सेट अप। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 2 and 3। जो मैंने आपको कहा था कि आप एनसीईआरटी आपको पढ़ना है +1 और +2 वाली, है ना, तो +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स और +1 की एनसीईआरटी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, अलॉन्ग विद आपने जो अपनी क्लास में भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इट इज़ अदरवाइज नॉट अ ईजी टेस्ट दैट हैज़ बीन सेट फॉर इकोनॉमी। ये कईयों को अब आसान लग सकता है बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाइए। सो थर्ड क्वेश्चन, consider the following statements. So, okay, about the financial sector reforms post 1991। तो इसने essentially जो statements दी हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से, थोड़ा tricky question है ये करना है। Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operation and foreign exchange markets। चलो ठीक है, सुनने में ठीक लगती है, लेकिन अगली statement पढ़ो। All the banks and other financial institutions in India are controlled through various norms and regulations of RBI। अब मुझे एक बात बताओ, क्या RBI अकेला फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है? क्या हमने मनी मार्केट में RBI और कैपिटल मार्केट में सेबी इस तरह की चीजें नहीं पढ़ रखी? ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ते टाइम पे इस तरह की चीज जो है उसका ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। सो देयरफॉर दिस RBI being the only financial sector regulator is a troublesome thing। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसी की थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखी है। सो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। One of the major aims of the financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator। हाँ, ये हम करना चाहते हैं कि RBI जो है ना उसके सिर से थोड़ा सा बोझ हटे। जैसे अभी प्रोजेक्ट इंद्रधनुष भी है, तो उसमें हम एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना चाहते हैं और वो उसके थ्रू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेगुलेशन जो है वो चलती रहे, अपॉइंटमेंट्स को लेके और बाकी सिस्टम्स को लेके। तो इस तरह से हम चाहते हैं उसमें। डेफिनेटली ये हमारे रिफॉर्म का एक अंदेशा भी है और हमने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पढ़ा भी है। तो इसलिए इसका आंसर इसेंशियली क्या है हमारे पास? बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO administers the multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries। अब WTO का टॉपिक कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कुछ ने अभी पढ़ना है क्योंकि PCS की जो आपकी शाम की क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे अभी हो रहा है ये, ठीक है। तो एसेंशियली ये सारे के सारे ही ट्रेड एग्रीमेंट्स वहाँ पे होते हैं और इनका हमें बेसिक नाम जो है वो पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस में इसकी फिर ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल भी हमें चाहिए होती है। सो एसेंशियली द आंसर इज डी। ओके, इट्स मोस्टली अ फैक्चुअल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, सो नो बिग डील ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। सो फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या आया? डी। फिफ्थ क्वेश्चन, देयर आर मेनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी। तो हमने जब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बोला था एक क्रॉनिक पॉवर्टी होती है जो लंबे समय से चली आ रही हो, फिर हो सकता है एक अभी थोड़ी देर के लिए पॉवर्टी हुआ बंदा, फिर उसके बाद उससे बाहर निकल गया, है ना। इस तरह की अलग अलग तरह की पॉवर्टी है। तो इसको अगर आप देखोगे तो तीनों ही डेफिनेशन उस चीज के साथ मेल खाती हैं जो हमने टाइप ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था, है ना। और इस वजह से आंसर जो है इस क्वेश्चन का सी आता है, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना है, इन मिक्स्ड इकोनॉमीज गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, ये सारी चीजें जो हैं वो दोनों इकट्ठे आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने आप में। देन
द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। भाई अब अगर सरकार बिजली बढ़िया प्रोड्यूस कर लेती है तो क्या वो बिजली आपको फ्री में देगी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो देन द मार्केट विल प्रोड्यूस वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट फेल्स टू डू। तो जो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही वही मार्केट बनाएगी, ऐसा तो कोई अंदेजा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने यही बात की थी कि एज इट इज दोनों ही मिलजुल के काम चलाएंगे, शोल्डर टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक बात है। तो इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट्स जो नीचे दी गई हैं 2 and 3 दोनों गलत हैं, एंड 1 is the answer for this particular answer. That means A becomes your right option for question number 6. Okay, 7th question पे आते हैं। इंडिया फॉलोड ए प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने प्लानिंग का चैप्टर पढ़ा था, तो उसको लेके अब देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ना उस तरह के क्वेश्चंस कम एक्सपेक्टेड है कि इस प्लान में से क्या आया, उसमें से क्या था, या फोकस एरिया क्या था। एक जनरलिस्टिक क्वेश्चंस आने जरूर आपको आ सकते हैं आज भी। सो इंडियाज प्लान्स आर ऑफ 5 years एंड लैक्ड ए पर्सपेक्टिव अप्रोच। तो क्या सारे ही प्लान 5 year वाले थे? कभी एनुअल प्लान्स नहीं थे बीच में से? आपने पढ़ा ना कि हमारे पास 12 5 year प्लान थे और करीब 9 एनुअल प्लान्स भी थे। ठीक है, एंड दे लैक्ड ए पर्सपेक्टिव अप्रोच, मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन कुछ भी नहीं था। तो दोनों ही एस्पेक्ट में स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ा रही है, क्योंकि हमारे पास दोनों एनुअल और 5 year प्लान मॉडल शुरू से रहा है। फिर एज इट इज पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो हमेशा से हमने उसमें इनकलकेट करके रखी है विजन के अंदर, स्पेशली आफ्टर द 5th 5 year प्लान। ठीक, चलो जी नेक्स्ट देखो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ए प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बिल्कुल डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली, तो आपने चेतन सर के साथ पढ़ा भी है। देन आवर 5 year प्लान्स डू नॉट स्पेल आउट हाउ मच ऑफ ईच गुड एंड सर्विस इज टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक बात है, ऐसा तो नहीं बोलते ना कि भाई इतने जूते बनेंगे इंडिया में, इतने पापड़ बनेंगे, है ना, लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सो एसेंशियली ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं 2nd and 3rd दे आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में गड़बड़ है क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही गलत एस्पेक्ट्स लिख रखे हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग हैज बीन देयर इन इंडिया एंड बोथ 5 year एंड एनुअल प्लान्स हैव हैपेंड। ओके, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। There are many requirements for production of goods and services and one among them is capital. So capital के हिसाब से अब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, जो हमने याद रखो कि हम बोलते हैं capital is a productive asset, है ना। ठीक है, अब देखो मशीन, बिल्डिंग्स एंड लैंड कम अंडर फिक्स्ड कैपिटल। तो जब पैसे कहीं ना कहीं लगा दिए ना और उसके बेसिस पे काम होना शुरू हो गया तो उसी को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, मनी एक्सेट्रा आर अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि हमें जो रोज काम चलाने के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए या कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो उसको हम वर्किंग कैपिटल के सिद्धांत के अंदर लेते हैं। देन ह्यूमन कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल। तो ठीक है, फिजिकल कैपिटल में हमारी मशीनरी आती है और ह्यूमन कैपिटल में हम बंदे आते हैं जो लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं या इंजीनियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं या मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये है। इसके आगे जाके भी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन डाल देता है सोशल कैपिटल, दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन दी सोसाइटी। तो ये जो कैपिटल के अलग अलग वेरिएंट्स है ना, ये यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों में इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्यों? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया के लिए आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रखा है। तो इस वजह से ये जो सारे अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ कैपिटल हैं ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। दिस वाज द पर्पस बिहाइंड पुटिंग दिस क्वेश्चन हियर इन योर टेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, and the answer to this question number 8 is D. Okay, D delta. Now 9th question. Human resource is developed by developing health and education among the population. So इसको लेके हमें correct statement choose करनी है। Investment on human resources can give high rates of return in future. आज आपके parents आप में invest कर रहे हैं तो वो high rate of return आने की अपेक्षा रखी जा सकती है नहीं? आप लिख के बताओ, आपको ज़्यादा पता होगा, है ना। मेरे ख्याल से तो आ सकती है। हम सीबीएल में आपके अंदर एनर्जी जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि आपसे हाई रेट ऑफ रिटर्न आए। किस अपेक्षा से? रिजल्ट की अपेक्षा से, ठीक है ना। देन जापान मेड अप फॉर द लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय एफिशिएंटली डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ बिल्कुल, जापान ने यही काम किया है, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 दे आर द आंसर्स। देन 10th क्वेश्चन। So in case of India, we have an unemployment
in rural and urban areas. Consider the following statements about the types. तो हमने types of unemployment पढ़ा था, disguised, structural, frictional, n number of unemployments पढ़ी थी. उन पे ना बड़े सीधे सीधे definition based question आते हैं कि ये है कौन सी. ठीक है, तो देखो जरा. So disguised unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. ये कौन सी होती थी भाई? लिख के बताओ जरा चैट में, जो प्रीमियर में मेरे साथ है. हाँ, अच्छा देखता हूं मैं चैट में चेक करूंगा कि कौन ठीक था. ठीक है, जो बाद में ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह की थी. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेसिकली कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल लेबर इज जीरो. कहने का मतलब काम के लिए बंदे उतने नहीं चाहिए जितने उसमें काम ऑलरेडी कर रहे हैं. जैसे हमने एक खेती बाड़ी का विषय लेके बात की थी कि वहां पे एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर नीडेड. सो देन इट बिकम्स अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, नॉट लाइक दिस. ओके, चलो नेक्स्ट है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ये कुछ ठीक है. हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका आप हाल देखिए बेचारों का, यू नो, सो देख के बुरा भी लगता है. एनी हाउ, देन इसकी क्वेश्चन की एक और स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट. इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो. एक्चुअली लो है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन स्टैटिस्टिकली डेफिनेटली लो है ऐसा कहा गया है. तो यस, दैट इज ट्रू, है ना. सो 2 and 3 दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास ठीक हैं. और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जहां डेफिनेशन दी गई है वो गलत है. हाँ जी, तो अब 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पॉवर्टी हैज मैनी फेसेट्स एंड इज लुक्ड थ्रू द वेरियस सोशल इंडिकेटर्स. तो किस किस तरह से उसको देखा जा सकता है. तो 2 सोशल इंडिकेटर्स इन्होंने जज करने की कोशिश की है. तो ये पूछा है कि वो सोशल इंडिकेटर्स करेक्टली प्लेस्ड हैं या नहीं, उसकी डेफिनेशन ठीक है या नहीं पॉवर्टी के कंसर्न से. सो वन इज सोशल एक्सक्लूजन एंड अदर इज वल्नरेबिलिटी. दोनों को ठीक से प्लेस किया गया है, दोनों ही एज इट इज पॉवर्टी को बढ़ाते हैं. और ओवरऑल डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन the other people, that is social exclusion. And vulnerability is a process through which, ये टफ लिख रखा है, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, थ्रू कर लीजिए, ठीक कर लीजिए. through which individuals or groups are not able to access facilities, benefits and opportunities that others enjoy. So both 1 and 2 आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं. Then economy of a country is classified into various sectors based on different types of economic activity undertaken by each. So देखिए जरा, हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ये सब पढ़ा था. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग हमने बात किया था, इट इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, बिल्कुल ठीक है. देन सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ओनली, ये जो वर्ड है ना ओनली, इसका ट्रबल है. So only those activities that help in production of goods. ऐसा नहीं है, they can be used in services also, why not? So answer therefore is 1 and 2. थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गलत है. ठीक है. देन 13th क्वेश्चन है जीडीपी के बारे में. सो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था. सो इसीलिए ये थोड़ी सी उससे लेवल अप करके अब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है. सो आप देखो, जीडीपी ऑफ ए कंट्री, बेसिक डेफिनेशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या है. ऑल सेक्टर्स कंटिन्यू टू ग्रो इन, जस्ट ओके, ऑल सेक्टर्स कंटिन्यू टू ग्रो इन इंडिया फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स. क्या ऐसा वाकई में हुआ है? हम जैसे कल एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले, तो उसमें हमने बात की थी कि भाई एग्रीकल्चर इस तरह से जा रहा है ना. They did not continue to grow. At sometimes it will go down as it is. And moreover, right now tertiary sector is the one that is going to grow up and up. प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई पता नहीं चलता है ना. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इस वजह से गलत है. टर्शरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रिप्लेसिंग द मैन्युफैक्चरिंग. तो जीडीपी के कंसर्न में यस, इट हैज बिन द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही चीज आती है. देन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज सेक्टर इज नॉट इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन जीडीपी. बिल्कुल ठीक है. हमारा शेयर इन जीडीपी अगर देखते हैं सर्विसेज सेक्टर का तो 55% के आसपास है. अगर एम्प्लॉयमेंट देखें तो वो कुछ खास नहीं है, 28-30% के आसपास रह जाता है. तो इस वजह से वो उतना नहीं बढ़ रहा. मोर ओवर ना, सर्विसेज सेक्टर में एक और कंसर्न है. अब वहां पे एक बंदा बहुत सारे लोगों के काम कर लेता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना. तो इस वजह से यू कैन डू बेटर इन सर्विसेज सेक्टर इवन विद लेसर नंबर ऑफ
jobs getting generated. इसीलिए बोलते हैं that in Indian economy the kind of growth that is happening स्पेशली इन द सर्विसेज सेक्टर इज अ जॉबलेस ग्रोथ, है ना. तो इस तरह से बात करते हैं. हालांकि नीति आयोग इसको कभी मानता नहीं है, पर खैर एनी हाउ व्हाट इज ट्रुथ इज ट्रुथ. सो 2 and 3 ओनली, दिस इज द आंसर. ठीक है. हाँ, इंडिया में अगर वो पूछ लें कि जॉबलेस ग्रोथ है या नहीं, तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपने वहां पे मानना नहीं है, ऐसा आपको पता होना चाहिए. पर क्योंकि नीति आयोग गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं है ना, तो आपने उसी हिसाब से चलना है भी. हाँ भाई, इंडिया में ना ग्रोथ के साथ साथ जॉब्स भी काफी जनरेट होती हैं और जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो ठीक ठाक बनी रहती है. ठीक है, ओके. चलिए, इंडिया इज ए प्लान्ड सोशलिस्ट सोसाइटी, तो उसको लेके कौन से फीचर्स हैं जो हमारी प्लानिंग के अंदर नजर आते हैं, जो 5 ईयर प्लान के अंदर टाइम टू टाइम हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. तो अभी ऑब्जेक्टिव्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेशनलाइजेशन हमने कहीं लिख के तो नहीं रखा था. चाहे हमने बैंकिंग सेक्टर की नेशनलाइजेशन की 1969 के अंदर, हमारे पास बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट भी आया, पर उस टाइम के किसी भी प्लान्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये हम नेशनलाइजेशन करेंगे. ये बता के करने वाली चीजें थोड़ी ना होती हैं वैसे भी, है ना. तो इस वजह से ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस ये सब ठीक है, लेकिन नेशनलाइजेशन वाला थोड़ा सा गड़बड़ है. और इसमें क्या क्या दे रखा है, इक्विटी. हाँ, ये भी ठीक है. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल, है ना. तो हमारे पास आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, 14th क्वेश्चन के लिए आंसर बना सी, दैट इज 1, 2, 3 and 5 ओनली. 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, तो अभी हमने बात की थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल लेबर बिकम्स 0 एंड दैट्स व्हेन द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज. सो इट्स अ वेरी डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन. हेंस 15th का जो आंसर बनता है कुछ नहीं है, सी है. इकोनॉमी में ना बड़े बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन हैं. अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, दिमाग में बिठा लिए, उसका इंडेक्स बन गया, रिकॉल हो रहा है टाइम टू टाइम, तो आप उसमें मार खा ही नहीं सकते. हम इस लेवल तक इकोनॉमी यहाँ पे पढ़ लेंगे आपकी, चिंता मत कीजिए आप. ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ. 16th क्वेश्चन. अब फिर से वही 1991. ये ना एक बहुत अच्छा दशक है हमारे लिए 1990s का, जिसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना भी है हमने हर जगह पे जहाँ जहाँ आएंगे. खास तौर पे इंडस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स करते हैं. इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल डेट. सो उसको लेके कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन सी नहीं है, तो इस पर ये क्वेश्चन था. तो अब देखिए, इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IMF एंड रिसीव्ड $7 बिलियन लोन. एक्चुअली ऐसा नहीं है. हमने अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड एंड जापान के पास गोल्ड गिरवी रखा RBI ने, और वहां से फॉरेन एक्सचेंज लिया और देन इट मूव्ड फॉरवर्ड. सम एड वी आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, बट वी डिड नॉट गो टू IMF. IMF इज कंसिडर्ड एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जब आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तब आप IMF जाओ, ठीक है. लेकिन वहां से हम अगर जाते हैं और पैसे विड्रॉ करते हैं, जिसको हम SDR बोलते हैं, है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ये बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन आ जाता है कि नाउ द कंट्री हैज गॉन टू लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और इनके पास कोई हल नहीं बचा अपनी क्राइसिस का, हार मान चुके हैं ये. तो इस वजह से IMF गए हैं, है ना. हालांकि लोन ले सकते हैं हम IMF से, ऐसा नहीं है कि हमने लिया नहीं या हम आगे नहीं ले सकते. क्रेडिट लो अलग बात है. जब भी IMF के पास जाओगे तो ये डाउट तो जरूर रेज होगा. खैर, तो इस वजह से ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी यहाँ पे डाइसी हैं, इसलिए हमने इसको नहीं करना है. स्टेटमेंट गलत है. इंडिया अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टिंग ऑफ वाइड रेंजिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो बिल्कुल ठीक है. मनमोहन सिंह एंड राव, दे वर द 2 people who created a whole landscape of new economic policies in India in terms of LP and G, liberalization, privatization, globalization. ये हुआ ठीक. तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर मॉडल्ड बाय शॉक थेरेपी. हाँ ठीक है, तो शॉक ही दिया था और क्या किया था. एकदम से LPG की तरफ चल पड़े, और जो सिस्टम आज तक बांध के रखे हुए थे, जहाँ पे प्रोटेक्शंस थी, प्रोटेक्शन हटा ली गवर्नमेंट ने, और ये बोला कि आज से वन फाइन डे, अब कल से सब कुछ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मार्केट मॉडल, ये सब चलेगा. जो सरकार आपके लिए कर रही थी वो अब नहीं कर रही. सरकार ने बहुत देर जिम्मेदारी उठा ली, अब ये जिम्मेदारी का बोझ ये लो आप पकड़ो. सो ये बहुत बड़ा शौक था अपने आप में इंडियन इकोनॉमी के लिए. सो 2 and 3 जो है बिल्कुल ठीक आंसर्स हैं. आंसर इसलिए 16th क्वेश्चन के लिए हमारा बनता है सी. 17th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स. हाँ बिल्कुल ठीक है. कर्ज लेने वालों के लिए इसका बेटर एक एस्पेक्ट निकलता है. हमने ये इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. देन इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स. नो, दे आर एक्चुअली द क्रेडिटर्स
So they are actually not benefited, they are harmed by inflation because the money will keep losing its value with time. And since in case of you are giving credit, आज जो पैसा आपने उधार दे दिया उसकी वैल्यू है, आज से 30 साल बाद लेट्स से वो वापस भी आ जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाता है, तो लेकिन उसकी वैल्यू ही कितनी रह जाएगी 30 साल बाद, ये एक अपने आप में बड़ा कंसर्न है। और वैल्यू किसके बेसिस पे डिटीरियोरेट होनी है? इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। ठीक, ओके। देन 18th क्वेश्चन पे आते हैं। So the economic reform policies introduced in and after 1991 removed many restrictions that existed in Indian economy. Consider the following statements related to these particular restrictions. अब इन statements को ना आज के perspective के अंदर रख के फिर आंसर देना है, NCERT के हिसाब से नहीं देना। कोविड-19 रिफॉर्म पैकेज के टाइम पे एक पर्टिकुलर चेंज आया था, वो इसमें मैंने दिखाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। अब देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑल कैटेगरीज। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है? हमने चूज क्या करना है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट, ठीक है, सो एक्सेप्ट अ फ्यू कैटेगरीज इट वाज अबॉलिश्ड। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है आज भी? जैसे अल्कोहल की रिफाइनरी की इंडस्ट्रीज है, एक्सप्लोजिव है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, है ना, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आज भी है। तो 100% सारी कैटेगरीज के लिए वो अबॉलिश नहीं हो गया था, ठीक है। देन द ओनली इंडस्ट्री विच इज नाउ रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर इज एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। यस, दैट इज फाइन। आज की डेट में अब एटॉमिक एनर्जी जनरेशन भी प्राइवेटाइज कर दिया हमने कोविड-19 सिचुएशन के आने के बाद, ठीक है। अब कोई भी सेक्टर हमारा गवर्नमेंट के लिए एज इट इज रखा नहीं गया कि यहाँ पे प्राइवेट नहीं आ सकता। अगर आप कोविड-19 रिफॉर्म पैकेज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, उसको देखेंगे तो वहाँ पे अब एटॉमिक एनर्जी का भी ये गलत स्टेटमेंट निकलेगी, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, कंट्रोल on price fixation and distribution of selected industrial products are completely abolished। ये भी नहीं है, अपने आप में आज भी कुछ कुछ जगह पे कंट्रोल्स हैं, जैसे अब आपके मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन हैं, वहाँ पे आज भी प्राइस कंट्रोल रिजीम गवर्नमेंट लेके आती है। तो इस वजह से हम प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली अबॉलिश्ड ऐसा नहीं कह सकते। तो आंसर हमारा क्या बनता है? 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों गलत हैं स्टेटमेंट्स। आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो। आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, वीडियो के अंदर रेड दिख रहा है लेकिन आपके जो पेज आपकी आंसर की आएगी उसमें वो ठीक ही आएगा। सो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। पॉवर्टी की डेफिनेशंस हैं अब इसके अंदर। सो 19 क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है द मिनिमम कैलोरी इनटेक कंसिडर्ड फॉर नॉन पुअर एज एस्टिमेटेड टू बी 2400 कैलोरीज होती थी हमारी रूरल के लिए और 2100 कैलोरी होती थी अर्बन के लिए, है ना। तो इन्होंने वो थोड़ी सी रिवर्स करके अपने को थोड़ा बहकाने की कोशिश की है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। व्हेन नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इट इज कॉल्ड पॉवर्टी हेड काउंट रेशो। तो हमने पॉवर्टी हेड काउंट रेशो की डेफिनेशन एज इट इज पढ़ी थी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर के अंदर, तो वही इसका आंसर भी है। सो देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड ओनली, सो दैट्स व्हाई द आंसर बिकम्स बी। Okay, now if we go to the 20th question, cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Consider the following statement related to the credit availability in India. अब as it is agricultural credit जो है agriculture finance, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। खैर, rich households in urban area have more accessibility to formal credit system in India. Definitely ठीक है ये, क्योंकि पहले ही रिच हैं और बैंक भी ना ऐसे लोगों को लोन देने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत है ना। सो जिनके पास नहीं है उनको लोन देके बैंक्स को भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ये बड़ा एक ट्रू और सैड फैक्ट अभी कोविड-19 सिचुएशन में देखने को भी मिला हमें, जब सरकार को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन दे दो, गारंटी हम लेते हैं, यहाँ तक स्टेप अप करना पड़ा। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें, द कॉस्ट टू द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर देन द फॉर्मल लोन। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप आड़तियों के पास किसान एक कर्ज लेने चले जाता है तो एक कहावत बनी हुई है 6 का 96, तो इस हिसाब से ब्याज बनता है ना। तो खैर वही हालत है। तो
तो इनफॉर्मल लोन्स की एज इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली ज्यादा है. देयर हैव बीन इंडिपेंडेंट स्टडीज और इसके अंदर एक पर्टिकुलर कमिटी भी है जो आपको याद रखनी है. सो नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि 26% से ज़्यादा जो है वो कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन दी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम. तो इसके हिसाब से यहाँ पे इनफॉर्मल में तो ये कहीं पे भी चला जा सकता है इंटरेस्ट. ठीक है, कोई रेगुलेशन तो है नहीं. The formal sector still meets only about half of the total credit needed for the रूरल पुअर. ये गलत है आज की डेट में. आज की डेट में फॉर्मल सेक्टर स्पेशली द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दे आर क्रिएटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल पुअर. तो ये स्टेटमेंट अगर आप बैक इन 1940s 50s 60s पढ़ते तब ठीक थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो 1 and 2 as statements are correct, third statement is wrong, therefore the answer to 20th question becomes A. चलिए आगे बढ़ते हैं. NABARD 21st question. So NABARD is the institution in the country which looks after development of cottage industry, small industry, etc. अलग अलग इंडस्ट्री का करता है. So it also reaches out to allied economic and support functions. तो करता क्या है, अब आप देखिए इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है. इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन रूरल डेवलपमेंट्स, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो जितनी भी एक्टिविटी के लिए इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं डिफरेंट उनकी कोऑर्डिनेशन ये करता है. देन रीफाइनेंस फैसिलिटी, यस. सो NABARD हमने जैसे कि एग्रीकल्चर के फाइनेंस चैप्टर वाले में पढ़ा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशंस आगे रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज देते हैं, ये उनको रीफाइनेंस मतलब कि उनको आगे और पैसे देने की कोशिश करता है. इस तरह से इसका सिस्टम चलता है. सो लेट्स से वन ग्रामीण बैंक इज गिविंग और रीजनल रूरल बैंक इज गिविंग मनी टू द एग्रीकल्चरिस्ट, देन इट विल इनेबल द रीजनल रूरल बैंक और दैट ग्रामीण बैंक टू बी एबल टू प्रोवाइड मोर क्रेडिट. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. भाई किसका अकाउंट सेविंग वाला NABARD में खुल रखा है ये बताओ. किसी का भी नहीं. तो ये बड़ा एक ऑब्वियस लॉजिकल सिस्टम से भी अगर आप ये चलते तो ये स्टेटमेंट गलत होनी है. ठीक है, सो 1 and 2 ओनली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमी ना जितनी कई बार पढ़ने में मुश्किल लगती है उतने इसके आंसर आसान रहते हैं, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट समझ आ गया, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए, उतना आप आराम से फिर क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे. चलो नेक्स्ट देखो 22वां क्वेश्चन. लैंड रिफॉर्म्स यूजुअली रेफर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम रिच टू पुअर. सो लैंड रिफॉर्म्स वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दी स्टेट्स हैड. अब ये क्वेश्चन पढ़ के कईयों ने ना पहले क्वेश्चन को देखो, वो नहीं वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तो स्टेटमेंट गलत है ना. तो लिमिटेड नॉलेज इज डेंजरस इसीलिए बोलते हैं. खैर, नाउ ये क्यों यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, उसके क्या कारण थे, तो वो आप देखिए. लॉट्स ऑफ फर्टाइल लैंड वाज अवेलेबल. भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना. देन फार्मर्स आर ब्रॉड माइंडेड. ये भी हम कंक्लूजन पे कैसे आए, कोई कारण नहीं है इसका. कम्युनिटी सोशली फॉरवर्ड, हाँ ये कह सकते हैं बिकॉज दोनों ही जगह पे एजुकेटेड कम्युनिटी थी और कम्युनिस्ट सरकारें थी. देन गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर. तो ये वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर जो हम ये आइडियोलॉजिकली बोलते हैं ना कि लैंड रिफॉर्म्स बड़े अच्छे चले, उसका पीछे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल विल आमतौर पे काम करती है. और वो पॉलिटिकल विल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों की वजह से यहाँ पे इस तरह से काम हुआ, जो लैंड टू द टिलर रीडिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक हमें मिली. सो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसका आंसर है. सो देयरफॉर आंसर टू 22nd क्वेश्चन इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. So 23rd question, small scale industry is defined with reference to. अब ये ना आज इसकी डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से चलना है हमने, पुराने सिस्टम से नहीं चलना. आज अब डेफिनेशन क्या है, इट इज both the investment that is allowed in plant and machinery as well as yearly turnover. तो इस वजह से आंसर क्या बना हमारा, डी, बोथ बी एंड सी. ये जो नई अभी कोविड-19 सिचुएशन के टाइम पे जो गवर्नमेंट के पैकेजेस निकल रहे थे फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो उस पैकेज का ये पार्ट था कि डेफिनेशन को भी ऑफिशियली नोटिफाई किया गया कि आज से अब इस तरह से चलेगा. इसको लेके बहस तो फरवरी 2018 से चल रही है, जब से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कहा है कि एनुअल टर्नओवर विल बी मेड अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेफिनेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है जी, ओके. अब 24th क्वेश्चन पे आ जाइए. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज, जीएनपी क्या होता है जी, सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसकी खास डिस्कशन नहीं चाहिए हमें. सो इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड.
ये यहाँ पे फिट बैठती है। अगर यहाँ पे लिखा होता मनी वैल्यू तो ये और भी अच्छी डेफिनेशन बनती, पर फिलहाल अब सब जगह ही क्योंकि टोटल वैल्यू लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमें एक तो सिलेक्ट करना है चारों में से, तो इस वजह से हमारे पास ग्रॉस आता है। ठीक है, सो हम पढ़ते थे ना जीएनपी के लिए जीडीपी प्लस एनएफआईएफए, तो एसेंशियली टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू किस चीज की आएगी यहाँ पे, मनी वैल्यू आएगी, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, है ना, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फॉर्मूला है बेसिकली जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईएफए, उसके बेसिस पे ये आंसर बनता है 24th का डी। चलिए 25th क्वेश्चन पे आ जाइए। देयर इज अ डिटेरियोरेशन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर इट। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी कम हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं जी। पहला देखो, लो फर्टिलिटी रेट, ऑल्दो टीएफआर कम है लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि उसकी वजह से सेक्स रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, दोनों अनरिलेटेड हैं। फीमेल फीटिसाइड, ये अपने आप में डेफिनेट एक कारण है, ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इंसेंटिव्स फॉर बॉय चाइल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, भाई सरकार तो कोई इनाम नहीं ना देती कि लो जी थोड़े करे मुंडा होया लो लड्डुआ डब्बा, है ना, ऐसा कोई इनाम नहीं है। और बड़ा ही सिंपल ये लड्डू क्वेश्चन हम उनको बोलते हैं जो इस तरह से, मतलब ना तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, एक बेसिक लॉजिक से क्वेश्चन हल हो रहा हो, है ना। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 25 इज बी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट्स 1 and 3 आर रॉन्ग। नेक्स्ट आइए 26th क्वेश्चन के ऊपर, बफर स्टॉक। So buffer stock is the food grains produced by the government through procurement of food grain by the government through FCI, and it consider the following statement about this buffer stock। तो देखते हैं क्या statements हैं। The FCI purchases wheat and rice from the states where there is in surplus। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये ना जो procurement का process है उसमें अलग अलग bodies involved हैं, तो I would want you to note it down। FCI जो है वो food grain procure करता है, NAFED जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स प्रोक्योर करता है, NAFED, और ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल प्रोड्यूस को प्रोक्योर करता है। तो 3 अलग अलग बॉडीज हैं जो प्रोक्योरमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, FCI, NAFED एंड ट्राइफेड। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, देन MSP इज द प्राइस अनाउंस्ड बाय FCI। नहीं भाई, ये तो कौन अनाउंस करता था, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस पहले बताता है कि क्या होना चाहिए, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसकी रिकमेंडेशन को जस्टिफाई कर देता है कि हाँ ठीक है ये होगा, फिर उसकी अनाउंसमेंट कौन करेगा एट द एंड ऑफ द डे। अब यहां पे इस क्वेश्चन का कोर है, बताओ फटाफट। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है। अब FCI का इसमें कंसर्न नहीं है, इसमें कंसर्न किसका है, देखो 3 बॉडीज हैं जो याद रखनी है। एक तो है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो कि हमें एडवाइस देगा कि क्या MSP होने चाहिए। दूसरा इंस्टीट्यूशन है कमिटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि कितना MSP एक्चुअल में होगा। उसके बाद तीसरा है अनाउंस करने वाला बॉडी जो कि आमतौर पे आप नहीं पढ़ते लेकिन हमने अपनी क्लास में पढ़ रखा है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। तो वो डिपार्टमेंट जो है वो इनको बताता है कि MSP कितना होगा। भाई ये जो अनाउंसमेंट वाला पार्ट है वो उसका हाथ में है। सेम गोज फॉर योर इशू प्राइस ऑल्सो। तो इस वजह से ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत आती है। आंसर जो आता है दैट इज C फॉर 26th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन MNCs के बारे में है। तो MNCs का बेसिक कल्चर बताते हैं कि भाई दे द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वेज विद प्रोडक्शन बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। थोड़े से टाइपो एरर्स हैं बट दैट्स द बेसिक मीनिंग, तो ठीक है अपने आप में। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है जो बाहर से आ रही हैं जो MNCs करती हैं उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो ये भी अपने आप में क्लियर फैक्ट है। फिर इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली होती क्या हैं, अगर ज़मीन खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, बिल्डिंग्स खरीदेंगे तो वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। सो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, इस वजह से आंसर हमारे पास क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव डी। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं 28th क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सिस्टम। तो उसके साथ कंपैरेटिवली देखोगे तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल ठीक दी गई हैं। पहले ज़्यादातर लोग खेती करते थे, सर्विस सेक्टर होता नहीं था, और वेरिएशन भी रीजनल लेवल पे कम ही आती थी क्योंकि गाँव ही थे और गाँव में एक ही तरह की चीज़ें थी सब जगह, है ना। तो दैट्स वाई आंसर फॉर 28th क्वेश्चन इज C।
29th question, one of the main tasks in the post independence was to decide the type of economic system which is suitable for India. अब क्यों ये मेन टास्क था? क्योंकि हम ना किसी भी एक कैंप में जुड़ना नहीं चाहते थे, whether it is the NATO which is led by USA or the Warsaw Pact which was, or the military compound which was set by USSR, है ना. हम थोड़ा सा अपना नॉन लाइन चलना चाहते थे, सोवरेनिटी ठीक से एस्टैब्लिश करना चाहते थे. उसको लेके 3 एजेंडाज हाईलाइट करती हैं ये स्टेटमेंट्स, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. आंसर इस वजह से डी आता है. ठीक है. 30th क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year प्लान स्टेट दैट सोशल जस्टिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन को लेके. तो पॉवर्टी इरेडिकेशन की जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सारी ही स्टेटमेंट्स दोनों की दोनों ठीक हैं. The government approach to poverty reduction was the effect of economic growth would spread to all sections, जिसको हम trickle down effect बोलते हैं, और वही trickle down effect हम इंडिया में फॉलो करते आए हैं. हालांकि ये अगर एक्चुअल में देखें तो कभी भी बहुत अच्छे से काम नहीं किया है ना. देन वन ऑफ द फर्स्ट पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो ये भी अपने आप में ठीक है. और पॉवर्टी इरेडिकेशन प्लानिंग के अंदर आपने पढ़ा ही है कि कौन से प्लान में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, राइट. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30th क्वेश्चन. चलिए 31st क्वेश्चन देखते हैं. टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, ये तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन था फिर से. इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए, सर्विसेज सेक्टर, है ना. अच्छा आगे देखिए 32nd क्वेश्चन. Which one of the following statements appropriately describes fiscal stimulus? Fiscal stimulus क्या होता है? सरकार अपना खर्चा बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो दोबारा से उसको बूस्ट करे. तो इसको जो आधार बना के चलने वाली स्टेटमेंट है, दैट इज statement number B. So it is the intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. याद है वो जो हमने एक म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल बनाया था? नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो अल्टीमेटली फिर नेशनल इनकम ज़्यादा होगी. पर अगर ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेविंग में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ आ रही है तो फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से फिस्कल स्टिमुलस देके इसको बढ़ाना है. ठीक है, ओके. अब इसकी जैसे कोविड-19 सिचुएशन में भी यही चल रहा है. नाउ 33rd, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect. So what is this base effect? तो जैसे हमने इन्फ्लेशन के अंदर पढ़ा था, है ना, कि it is the effect of the prices of previous year on the price levels this year, है ना. So यही है. तो C statement जो है इसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है. So answer for 33rd question is C. Then 34th question, economic growth is usually coupled with inflation. ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होगी तो लॉ ऑफ सप्लाई काम में आएगा. वहाँ पे फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये लगेगा कि हमें और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए. यस. सो अगर वो इस तरह से चलते जाएंगे तो याद है जो हमने कहा था कि द डिमांड कर्व विल कीप शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट, सो देन देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. सो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है. सो 34th क्वेश्चन देयरफॉर आंसर इज बी. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन आ जाइए. लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई लीड्स टू. अब बैंक रेट अगर कम होगा आरबीआई के द्वारा तो बैंक रेट कौन सा रेट था? इट इज द रेट एट विच आरबीआई विल लेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए अगर पैसा देना है टू द बैंकिंग सिस्टम. तो अगर सस्ते ब्याज पे बैंकों को पैसा मिलेगा तो वो आगे मार्केट में भी सस्ते ब्याज पे दे पाएंगे. तो इससे क्या होता है? मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट एक हमारे पास ऑप्शन बन जाती है ना. अगर डी ऑप्शन के साथ आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक्स तो नहीं है, लोन्स होता तो फिर भी बात समझ आती है ना. तो इसलिए आंसर 35th क्वेश्चन का क्या आएगा? ए. 36th क्वेश्चन देखिए. ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच 2011 इसलिए ब्रैकेट में लिख रखा है साथ में क्योंकि ये यूपीएससी में भी आया था 2011 में. बड़े सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से जो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से भी हमने उठाए हैं ताकि आपको एक फील मिल सके ओवरऑल पेपर की, है ना. सो क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है जी? जिसमें ना तो इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है. तो बड़ा सिंपल स्पष्ट सा इसका आंसर था डी. ओके. 37th क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? तो ये जो तीनों के तीनों यहाँ पे एस्पेक्ट दे रखे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारे ही हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को, सबका साथ सबका विकास को बढ़ाएंगे, पीछे नहीं लेके जाएंगे. सो आंसर क्या बना 37th क्वेश्चन के लिए? डी. 38th क्वेश्चन. RBI acts as the banker's bank. This would imply which of the following?
सो आरबीआई के फंक्शंस में हमने ये बातें पढ़ी थी, तो देखिए जरा आप क्लियरली, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद दी आरबीआई, तो आपने सीआरआर पढ़ा हुआ है ना, उसके हिसाब से आपने देखना है। आरबीआई लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द टाइम ऑफ नीड, तो हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ी है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। देन आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, तो बिल्कुल ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो आरबीआई सेट कर रहा है, और साथ ही साथ बाकी के जी रिजर्व रिक्वायरमेंट जितनी उनको रखनी पड़ेगी एनडीटीएल के हिसाब से सारी डायरेक्शंस आरबीआई दे रहा है, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आता है, डी 1, 2 एंड 3 सारी स्टेटमेंट्स जो है फॉर 38th क्वेश्चन दे आर परफेक्टली फाइन। 39th क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, सो बेसिक डेफिनेशन पूछा है बीओपी का, जो कि एक्सटर्नल सेक्टर में आप पढ़ते हैं। सो इट इज ऑल इंपोर्ट एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड विच इज नॉर्मली 1 ईयर। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट चलते हैं। 40th क्वेश्चन, an increase in bank rate generally indicates which of the following, तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, क्योंकि रेट्स एंड रेशियोज जब बढ़ेंगे तो हम उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी, जब रिलैक्स हो जाएंगे तो हम बोलेंगे चीप मनी पॉलिसी, इसको डियर मनी पॉलिसी भी बोल देते हैं, है ना, इसको नॉन अकोमोडेटिव स्टैंड भी बोल देते हैं, तो इस तरह से अलग अलग नाम इसके रखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके आगे देखिए, Which of the following constitutes a capital account? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, तो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें हैं, अब फॉरेन लोन्स, एफडीआई, प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे जो रेमिटेंसेस हैं वो करंट अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है, और जो फॉरेन लोन्स हैं या एफडीआई है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों के तीनों हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो इस वजह से आंसर इस क्वेश्चन का आता है बी। ओके, सो फॉर 41st क्वेश्चन द आंसर इज बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। सो 42nd क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are the part of current account of India? So current account के अंदर अब आप ध्यान से देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, है ना, और बाकी जो है टू एन एक्सटेंट, ठीक है, करंट अकाउंट का ही पार्ट है। सो आंसर हमारे पास क्या आता है 42nd क्वेश्चन का, सी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, आईएमएफ के रिजर्व ट्रांचे पोजीशन या आरटीपी के बारे में है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आईएमएफ में हर कंट्री का एक कोटा रहता है, अब उस कोटा के हिसाब से उसको इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अपने एक कंट्रीब्यूशन करनी है, इस कंट्रीब्यूशन से एक्स्ट्रा अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करके रखेगा तो उसको आरटीपी बोलते हैं, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। अब इस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को विदाउट एनी सर्विस फी और एनी रिस्ट्रिक्शंस और एड कंडीशनैलिटीज यूज कर सकता है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या बना, C for 43rd question, therefore the answer is C, Charlie. 44th question, with reference to Indian economy, consider the following statements. So depreciation of the currency may increase the volume of export and reduce the volume of imports. ठीक है, करेंसी एडवांटेज से एक्सपोर्ट्स एज इट इज बढ़ सकते हैं और डिसएडवांटेज की वजह से हमें इंपोर्ट शायद थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करने पड़े। देन ओवर द लास्ट 2 decades द इंडियन करेंसी हैज स्टेडली, अब ये वर्ड आते ही ना कान जैसे मैं कहता होता हूँ कि खड़े हो जाएं, क्योंकि स्टेडली जहाँ पे वर्ड आ गया, इकोनॉमी में ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस हैं कि कुछ भी स्टेडली होता है, तो हमारी करेंसी तो रोज ही ऊपर नीचे चलती है मार्केट के अंदर बेस्ड अपॉन स्पॉट ट्रेडिंग, है ना, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर देयरफॉर फॉर 44th क्वेश्चन विल बी A1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th, Which of the following measures can help in tackling rupee appreciation, मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ जानी, ठीक, और उसको अगर फिर कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली मनी सप्लाई बढ़े ऐसे कुछ चीजें देखनी है, तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है, इससे पैसा मार्केट में जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा और रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा सप्लाई में उसकी वैल्यू कम है ना, ऐसे सोचना है। लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। देन बाइंग फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, वो डॉलर लेगा तो रुपए ही देगा ना वापस में, तो फिर करेंसी बढ़ जाएगी। देन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, इससे तो फिर करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी उल्टा, कम होने की बजाय, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट से मनी सप्लाई कम कर देगा। Yeah, so therefore the answer for this particular question number 45 is B,
1, 2 and 3 only. Next, 46th question. Periods of high inflation and low economic growth are termed as stagflation. Stagnant economy mixed with inflation. So that is basically stagflation, है ना? So economic growth जो है वो कम हो जाती है और inflation जो है वो ज़्यादा है. Then consider the following statements with regard to closed economy. So 47th question देखते हैं. So closed economy के अंदर it's highly protective in terms of tariff and is not much affected by international fluctuations. तो ठीक है, जो मर्जी होता रहे, जब वो closed है तो closed है, उसकी इंट्रैक्शन ही नहीं है किसी के साथ. फिर neither exports nor imports take place, ये आपका affirmed fact है already. So इस वजह से 47th का आंसर जो है it is C, both 1 and 2. Okay, 48th question, qualified foreign investor, ये क्या होता है? तो एज इट इज हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ते हैं. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स QFI के लिए ठीक है. ये FATF के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसकी सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है. थ्रू एन FPI अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लेके आता है. सो देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C, both 1 and 2. Then consider the following statements with respect to purchasing power parity. So PPP में जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है वो गलत है क्योंकि ये डिफरेंट नहीं, सेम बास्केट ऑफ गुड्स है. ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है क्योंकि USA की बजाय यहाँ पे चाइना हैज नंबर 1 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ PPP, USA इज नंबर 2 एंड इंडिया इज नंबर 3 एज वी हैव डिस्कस्ड इन द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमने इसकी बात की थी. तो नाइदर 1 nor 2 ये एक एस्पेक्ट आएगा. सो परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट. ओके, आंसर देयरफॉर फॉर 49 इज D. 50th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉन्ड यील्ड. तो बेसिकली जब गवर्नमेंट को एक बॉन्ड दे तो उसके बारे में इंटरेस्ट कितना आएगा, दैट इज द बॉन्ड यील्ड, है ना. तो अब क्या है जी, बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न दैट द इन्वेस्टर रियलाइजेस ऑन अ बॉन्ड. बेसिकली ब्याज उसका कितना मिलेगा. तो ठीक है स्टेटमेंट. ए वीक इकोनॉमी विल हैव अ हाई बॉन्ड यील्ड. ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि जो सरकार है ना वीक इकोनॉमी के अंदर, उसको कुछ ना कुछ एक ज्यादा अट्रैक्शन देनी पड़ेगी कि उसका जारी किया गया बॉन्ड लोग खरीदें, है ना, अगर वीक इकोनॉमी है तो. क्योंकि वीक इकोनॉमी में लोग पहले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ज्यादा ब्याज दिखा के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ेगी. समझ आ गया? तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास ठीक है. आंसर देयरफॉर बिकम्स बोथ 1 and 2, दैट इज C फॉर 50th क्वेश्चन. सो 51st क्वेश्चन, which of the following are the reasons that lead to slowing down of global trade growth. तो जो LPG का सिनेरियो हमने शुरू किया था जिसमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है वर्ल्ड लेवल के अंदर, वो क्यों कम हो रहा है? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर्स. तो एक दोबारा से फिर से प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आजकल इमर्ज कर रही हैं. आप US चाइना ट्रेड वॉर के अंदर इस सब कुछ देख रहे हो. देन वीकर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक सिचुएशन है पैंडेमिक के चलते हुए, है ना. देन वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, डेफिनेटली NPAs ऑलरेडी राइज पे हैं, आपको अपनी EMIs देनी नहीं है, तो एक वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बन रखी है. तो इस वजह से आंसर जो है दैट इज D 1, 2, 3 फॉर 51st क्वेश्चन. 52nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक. तो IBRD raises funds in the world's financial markets. That's perfectly all right. Then IDA is largely funded by rich nations. Yes, why? Because IDA का पर्पस होता है आपको एक इंटरेस्ट फ्री सॉर्ट ऑफ लोन्स देना, और वो भी लंबे समय के लिए. ये जो IDA लोन्स होते हैं पहले इंडिया भी ले पाता था. IBRD और IDA दोनों की फंडिंग हमारे पास आ पाती थी. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लेंड कंट्री पहले बोलते थे. लेकिन इसमें फंडिंग लेने के लिए आपको पर कैपिटा इनकम जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे रहनी चाहिए, दैट्स अराउंड $1,000 तो अब इंडिया जो है उससे ऊपर निकल गया थ्रेशोल्ड से. $1,655 के आसपास अपनी पर कैपिटा इनकम है, इसलिए हमें IDA लोन्स नहीं मिलते. ठीक, अब सिर्फ IBRD या वर्ल्ड बैंक लोन बेसिकली हमें मिलते हैं. देन वर्ल्ड बैंक हेल्प्स द मेंबर्स फॉर टैकलिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. नो, दैट इज IMF. कभी भी BOP क्राइस होगा तो उसको के लिए IMF के पास जा सकते हो आप, या फिर आप बाकी जैसे इंडिया ने सिचुएशन को हैंडल किया था BOP क्राइसिस से आने से पहले ही बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान और स्विट्जरलैंड से एज इट इज 4x ले ली थी. सो आंसर फॉर दिस 52nd क्वेश्चन इज देयरफॉर B. ओके, देन 53rd क्वेश्चन, consider the which of the following are critical ingredients of self-sustaining virtuous cycle to promote economic growth. याद है virtuous and vicious cycle, है ना. तो सारे के सारे ही फैक्टर्स जो दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, they create a virtuous economic growth cycle, जो हम पहले बात कर रहे थे. ठीक है. So therefore the answer to 53rd question is D. It's hardly there is any doubt, अपने आप में सारे क्लियर ही हैं.
ठीक है। देन 54th क्वेश्चन अगर देखते हैं, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो इसके बारे में ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर सही दी गई हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी, दैट इज बोथ 1 and 2 बनता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन in context of Indian economy, which of the following are the causes of low growth rate in India during the current period? आज के समय में लो ग्रोथ रेट क्यों आ रहा है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, तो ये अपने आप में एक कारण है, क्योंकि 4 से हमें और थोड़ा सा नीचे करने की जरूरत है। लो लेवल ऑफ स्किल अमंग द वर्कर्स, ये एक मेजर इंडिया में कंस्ट्रेंट है, हमने डिस्कस किया है। लो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो हमने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि 17% के आसपास ही आ रहा है। स्टैटिक एंड लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, वही 2.88% जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था वो आ रहा है। 3% के आसपास ही ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे नेगेटिव सेंटिमेंट भी क्रिएट होता है फार्मिंग कम्युनिटी में। 5th, द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ एफडीआई, ये तो हो तो फिर ग्रोथ रेट बढ़ेगा ना, तो पहले 4 ठीक है, 5वां गलत है, इसलिए आंसर हमारे पास ए बनता है, दैट इज 1, 2, 3 and 4 ओनली। 56th क्वेश्चन देखते हैं। हियर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात किया गया है, तो इसमें बोला गया है AIB's हेडक्वार्टर्स इन शंघाई, नो इट्स इन बीजिंग। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, यस, ओके। आफ्टर दैट इंडिया का नंबर आता है। देन AIIB डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ऐसा भी नहीं है, बाकी कंट्रीज, बाकी कॉन्टिनेंट से भी मेंबर्स हैं, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 2 ओनली। तो 56th क्वेश्चन आंसर इज बी। 57th क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो इट इज डिवोटेड सोली टू द डेवलपमेंट ऑफ एशिया, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के भी मेंबरशिप्स हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन टोक्यो, नो इट्स इन फिलीपींस, ओके। सो जो मेट्रो मनीला है वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, तो 57th का आंसर आपको मिल गया, डी। 58th का आंसर, तो कौन ये रिपोर्ट देता है जी? इट इज गिवन बाय C, World Bank. Next, 59th question. With reference to inflation targeting in India, consider the following statements. So let's look into that. 56th question. The Monetary Policy Committee of Reserve Bank sets the inflation target. बिल्कुल ठीक है, तो 4% ±2% का जो टारगेट है वो यही सेट करते हैं। Inflation targets are linked to consumer price index. हाँ, हमने CPI combined के हिसाब से ही inflation target सेट किया हुआ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इस वजह से सही हैं। Answer to 59th question therefore becomes C, both 1 and 2. Next comes your money multiplier effect. ये तो हमने बहुत ध्यान से इसको बार बार पढ़ा हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम में जब पैसा डालते हैं तो वो आगे आगे कैसे मल्टीप्लाई होता है, और 1 रुपए के हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कंटिंजेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट और ये सब क्राइटेरिया मीट करने के बाद करीब 5.5 से 6 रुपए जनरेट हो जाते हैं। सो इसके साथ रेलेवेंट आंसर कौन सा बनता है? डी, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स जनरेट with the deposits by public. Next question देखिए 61st. Which of the following is not an instrument of monetary policy? तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए OMO, मॉरल सुएशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तीनों आते हैं, बड़े क्लियर हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स हमने पढ़े थे। लेकिन पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 61st का क्या बना? C. Then, with reference to the capital adequacy ratio, consider the following statements. So, it is the measurement of banks' available capital expressed as a percentage of banks' risk-weighted assets. तो हमने बात की थी ना, common equity tier 1 capital plus tier 2 capital is divided by RWA into 100. So ये CAR का फॉर्मूला के बेस पे स्टेटमेंट है, ठीक है। It ensures efficiency and stability of the nation's financial system. बिल्कुल ठीक है, जितनी ज़्यादा CAR होगी उतना बैंक को हम स्टेबल मानेंगे, उनके पास खुद के पैसे होने चाहिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, बैंक विद लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कंसिडर्ड सेफ, ये उल्टा दे दिया इन्होंने अब, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आया जी? ए, 1 and 2 ओनली। देन 63rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग NBFCs इन इंडिया? सो एन NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, बिल्कुल ठीक है जी। सेक्शन 3 के अंडर इनकी रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, ये सारी चीजें के बारे में लिखा हुआ है ना। Unlike banks, NBFCs cannot accept demand deposits, बिल्कुल ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स जो है ये कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से आंसर हमारे पास 63rd क्वेश्चन का आया सी। ओके,
64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो हमने के.एस. कृष्णस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ी थी और पूरे पेज में डिस्कस किया था किस किस को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मिल सकती है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रिन्यूएबल एनर्जी, ये तीनों इसके लिए फुलफिल्ड हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है ऐसी कैटेगराइजेशन। अगर एमएसएमई के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो तो फिर बात अलग है ना, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आप दोगे ही दोगे, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर दिया गया, वो भी सेगमेंट है अपने आप में, उन्होंने ये नहीं बोल दिया सोलर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, okay, then in context of cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, consider the following statements. From commercial banks a higher CRR is preferred over a higher SLR. मतलब कमर्शियल बैंक जो है ना, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा कराएं बजाय कि अपने पास रखने के, फिर तो बेचारों को और लेने के देने पड़ेंगे। अब एसएलआर अपने पास रख के कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट तो उनको मिल जाता है ना। सीआरआर जो है वो एक कंपोनेंट है जिसको फिर उनको नेगेटिव कैरी करना पड़ता है व्हाइल एडजस्टिंग देयर एमसीएलआर, हमने ये चीज पढ़ी थी, है ना। और अब तो खैर एक्सटर्नल है जो उनको बेंचमार्किंग करनी है, बट फिर भी वो सीआरआर बिकम्स अ कॉस्ट फॉर द बैंक। व्हाई? बिकॉज आरबीआई डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। एसएलआर में एटलीस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, इस वजह से उसमें नुकसान नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से लॉजिकली भी, एथिकली भी, रेगुलेटरी भी हर लेवल पे गलत है। ठीक है। सेकेंड, एसेट्स अंडर सीआरआर डू नॉट अर्न इंटरेस्ट while under SLR do। सो ये बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो SLR में रखते हैं उसमें रेपो रेट मिलता है, लेकिन CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। देन एसेट्स अंडर SLR कैन बी मोर रेडिली लिक्विडेटेड। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एज गुड एज मनी, जब मर्जी जाओ पैसे ले लो। ठीक है, सो इसलिए आंसर हमारे पास जो 65th क्वेश्चन का आता है दैट इज B 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are the components of high powered money? तो ये सारे के सारे ही components हैं high powered money के लिए। तो it was a very factual kind of a question जो हमने monetary system में पढ़ा हुआ है already। ठीक है। Then 67th question, with reference to role of RBI as a banker's bank, consider the following statements. So all the statements are correct। ये उसी तरह का फिर से क्वेश्चन है बैंकर्स बैंक के लेके कि आरबीआई के क्या क्या रूल्स आने चाहिए। सो इट्स अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये उसी क्वेश्चन की आगे फर्दर एक्सटेंशन है, इट्स लाइक अ लेवल 2 क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग द सेम एम्फेसिस। ओके, आरबीआई बीइंग द बैंकर्स बैंक। सो इसका आंसर जो आता है 67th का दैट इज डी। ओके, चलिए आइए 68th क्वेश्चन देखते हैं। So with respect to your hybrid annuity model, consider the following statements। तो infrastructure chapter के अंदर ये पढ़ा जाता है। So this model is a mix of BOT and EPC। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर वो मिक्सचर है किस फॉर्मेट में? The government would provide upfront 60% of the project cost। Actually upfront में 40% देते हैं, ना कि 60%। So it's actually 40% EPC and 60% is your bond। Okay, and the private player would be bearing or would be arranging 60%। बाकी का जो उसको पैसा है ना, 40% अपफ्रंट देंगे 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर, बाकी का पैसा 15-20 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, धीरे धीरे इस तरह से, है ना। देन कंपेयर टू बॉट एन्युटी ईपीसी प्रोजेक्ट्स, इट वुड ईज द कैश फ्लो प्रेशर विद द गवर्नमेंट। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सरकार को सारा पैसा जो है वो एकदम से अरेंज करके नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 40% पैसा ही सरकार अरेंज करेगी, बाकी का 60% पैसा जो है प्राइवेट पार्टी अरेंज करेगा। सो इसलिए आंसर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज फॉर 68th क्वेश्चन आंसर बिकम्स ए। ओके, 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सो SEZ के लिए अब हमने देखा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, है ना। तो क्या है जी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ऐसा नहीं है, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकता है, बाकी सारी तो ठीक ही है, बस आपने यहाँ पे जो लॉजिकल कंक्लूजन पे आना है वो ये चीज पे आना है। ठीक है, तो सी इज द आंसर। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हम ये SEZ पढ़ते हैं एज इट इज। 70th question, so in the context of market disequilibrium, consider the following statements। So the government sets a floor or a ceiling price for goods or services, बिल्कुल ठीक है। The supplier sets a fixed price for a good or service for a specified period। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक है और इस वजह से ही मार्केट डिसइक्विलिब्रियम आता है। सो
बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जब भी प्राइसिंग को लेके ना बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो तो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम के चांस रहते हैं, क्योंकि दोनों सप्लायर को और कंज्यूमर को और इनफैक्ट द रेगुलेटर गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि डिमांड सप्लाई में ऑल्टरेशन क्या आएगी आगे चल के बिकॉज ऑफ द प्राइस कंट्रोल regime. Now let's go to the 71st question. It's about प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एक गलत ऑप्शन है। कारण क्या है कि यहाँ पे एज दे रखिए 80 ईयर्स, जिसके बाद पेंशन देनी शुरू करेंगे। भाई एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 80 ईयर्स है क्या? है ना, तो बंदा तो फिर पैसे भरते ही रह जाएगा, कंट्रीब्यूशन तो करेगा लेकिन पेंशन नहीं फिर आने वाली। तो इस वजह से इसका आंसर जो है फॉर 71st क्वेश्चन इज बी। ओके, चलो अगला देखते हैं। 72nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स इन इंडिया। सो दोनों ही फीचर्स हैं, डेफिनेटली बड़ा ही इजी सा आंसर है, बोथ 1 and 2। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दे विल शेयर द रिस्क, और जो कुछ फंक्शंस हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को। देन विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड थोड़ी सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2011-12 टू 2016-17, परफेक्टली ऑल राइट। देन द कॉर्पोरेट एंड नॉट हाउस होल्ड सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। ये गलत है, एक्चुअली हाउस होल्ड सेक्टर में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है दोनों ही नीचे आए हैं, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ। देन द मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग इन्वेस्टमेंट इज द डोमेस्टिक सेविंग, ये ठीक है। आंसर टू 73rd क्वेश्चन therefore becomes C, 1 and 3 only. 74th क्वेश्चन, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इट इज द रेशियो ऑफ नेशंस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट में जो दे रखा है डेवलपिंग इकोनॉमीज का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। हमने इंडिया के सिचुएशन में पढ़ा ही था कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो एज कम्पेयर टू OECD एंड अदर कंट्रीज बहुत नीचे है। तो इस वजह से अपना आंसर क्या बना? A फॉर द 74th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, उसको लेके देखिए। सो अकाउंटिंग मेथड है टू रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू इज येट टू बी यूज्ड अप। येट टू बी यूज्ड अप की बजाय इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड अप, ये इसका एस्पेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। देन डेप्रिसिएशन इज ओनली एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब वर्ड आ जाए ओनली तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो आमतौर पे ही गलत है। देन जब मर्जी जॉन से मर्जी मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए, आप डेप्रिसिएशन तो बेसिक कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। देन ए नैरोइंग गैप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी मींस दैट द डेप्रिसिएशन इज आल्सो नैरोइंग और डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है। सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। अगर इनमें गैप कम हो रहा तो डेप्रिसिएशन की वजह से ही तो गैप था, तो आंसर क्या बना? D, 3 only. So that is the answer for 75th question. 76th पे आ जाइए। If the US Federal Reserve cuts its federal rate of interest, तो क्या होगा? इंटरेस्ट कम कर दिया, डॉलर ज्यादा आएंगे इकोनॉमी के अंदर। Which of the following might be the possible effect of it? So the supply of US dollars would increase. इससे क्या होगा? Improvement in investment through foreign portfolio investment inflows. ठीक है, बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां पे लोगों के पास पैसा जो है वो सस्ते तौर पे, सस्ते ब्याज पे अवेलेबल होगा। Improvement in balance of payments for India. Yes. देन एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये भी हो सकता है क्योंकि यूएस डॉलर ज्यादा आ रहा है, उसकी सप्लाई ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो सकती है और इसके कंपैरिजन में रूपी की वैल्यू बढ़ सकती है। तो इस वजह से आंसर जो है दैट इज D, 1, 2 and 3। ओके, देन 77th क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी। भाई ग्रॉस का पार्ट होता है ना डेप्रिसिएशन, जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तभी तो नेट आता है। तो ये इसका लॉजिक है बेसिक सा। तो 77th का आंसर इसलिए बी आता है। 78th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज कैन नॉट हेल्प ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन कॉज ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के चक्कर में अगर आप देखो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है इंक्रीज रेपो रेट एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो एक कॉस्ट है ना, जो आपने पैसा बोरो करके कोई सामान खरीदा या बनाया या जो भी किया, अब वहां पे भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्लूडेड। हम बोलते हैं ना लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में जाएंगे। इसमें से कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, तो इस वजह से ये हमारे लिए मिसफिट है यहाँ पे 78th में
बी इज द आंसर। 79th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स तीनों दे रखे हैं, इनको अगर आप ध्यान से डिसाइफर करेंगे तो इसमें से पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो जीडीपी, जीएनपी वगैरह स्टेटमेंट्स है ना, इनकी डेफिनेशन जैसे मैं पहले भी आपको जब नेशनल इनकम का चैप्टर हम पढ़ रहे थे बताया था, बहुत क्लियरली बार बार ये डेफिनेशंस पढ़नी है, सो देन यू विल गेट टू नो देम वेल और आप पेपर में गलती नहीं करोगे। आंसर इसका आता है बी। ओके, 80th question. So BOP crisis arises when the country's foreign exchange reserves are not enough to balance a combined deficit in current and capital account for a sustained time. बिल्कुल ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग का रूल ही ये है कि दे शुड बी बैलेंस्ड। अगर उसमें हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर आरबीआई को पैसा डालना है, अगर पॉजिटिव आती है तो आरबीआई के पास एक्स्ट्रा चला जाएगा फोरेक्स के अंदर, बिकॉज आरबीआई इज द फोरेक्स मैनेजर। अब हमारे पास अगर नहीं होगा तो फिर बीओपी क्राइसिस है, अगर हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो। दूसरा, बीओपी क्राइसिस कैन बी टैकल्ड थ्रू डीमोनेटाइजेशन। भाई ये कौन सी किताब में लिखा है? चाहिए तो फॉरेन एक्सचेंज। डीमोनेटाइजेशन में क्या होने वाला है? वो तो इंडियन रुपी करेंसी को इफेक्ट करता है, जो भी करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हेल्प्स टू ओवरकम बीओपी क्राइसिस, नहीं, इट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी। सो आंसर क्या बना फॉर 80th क्वेश्चन इज, आंसर इज ए, वन ओनली। 81st क्वेश्चन, 12th 5-year प्लान, उसके लंबे चौड़े ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, तो जिन्होंने बड़ी मुश्किल से वो लिस्ट पढ़ी है बड़े ध्यान से, उनके लिए ये क्वेश्चन था, है ना, कि चलो बेचारे मायूस ना हो। तो फॉर दैट द आंसर इज बी, 2, 3 and 4 only. 82nd question, Laffer curve. So we studied about it. It represents the relationship between the tax rate and the tax revenue that can be generated by the government. हमने पढ़ा था कि up to a certain mark tax revenue बढ़ता है, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। Then net factor income from abroad, इसमें NFIFA में क्या क्या चीजें आती है? तो बड़ा सीधा सीधा सा हमने इसके 4 पार्ट्स बनाए थे। तो पहला पार्ट था ट्रेड बैलेंस, उसके बाद इंटरेस्ट फॉर एक्सटर्नल लोन, प्राइवेट रेमिटेंसेस और फॉरेन एड। ये सारे पार्ट्स हैं, तो इस वजह से आंसर क्या बना? डी। 1, 2, 3 and 4 सारे ही उसके पार्ट्स आते हैं। ओके, 84th, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नेशनल इनकम। ओके, सो दिस इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अगर करंट प्राइस है तो उसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, हमने पढ़ा था। तो जब भी क्वेश्चन में अगर एक्सप्लिसिटली नहीं भी दिया हुआ तो यू हैव टू टॉक अबाउट रियल नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में उसी की बात करते हैं हमेशा जब भी करते हैं। सो इट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो आंसर फॉर 84th इज डी। 85th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट in the effect of direct taxes. Okay, it factors in the effects of direct taxes and subsidies. तो ऐसा तो कुछ नहीं है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर थोड़ी ना प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये सब सारी चीजें आती हैं। वहां पे तो अकेला फैक्टर कॉस्ट ही है और कुछ नहीं है, एंड इट कैन मे बी फैक्टर इन अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। इससे ज्यादा फैक्टर कॉस्ट में कुछ नहीं होता। तो एसेंशियली हमारे पास आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, जहां पे हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस फैक्टर्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मार्केट प्राइस पे आते आते जो प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस दोनों ही हैं, वो पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। देन आंसर फॉर 85th इज देयरफॉर बी, 2 only. Now, RBI has made the following changes on the basis of Urjit Patel committee recommendations. So we studied them in detail. तो आंसर इसका आता है B, 2 only, nothing to explain there, direct recommendation के basis पे है that all fixed income financial products will be liable for TDS. First statement गलत है because headline growth from now on will be measured on GDP नहीं है, it is CPI combined. Inflation targeting is 4% plus minus 2%, तो रेंज है, सिर्फ एक टारगेट ओनली वाला जो दे रखा है ना, इस वजह से ये गलत आता है। अच्छा, अब 87th क्वेश्चन आ जाइए। अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन दे रखे हैं, तो बी इज द आंसर, A2, B3, C1, दैट इज फॉर लो इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज द मैच, फॉर गैलपिंग इन्फ्लेशन लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन इज द मैच, फॉर हाइपर इन्फ्लेशन वेरी हाई इन्फ्लेशन डबल और ट्रिपल डिजिट इज द मैच। Now let's go to the 88th question for us. So core inflation shows the prices rise in all goods and services excluding food and energy articles. So food and fuel उसको एक्सक्लूड करके कोर इन्फ्लेशन आता है, इनको इंक्लूड करके हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है, बिल्कुल ठीक है।
देन इट बेसिकली मेजर्स राइज और फॉल इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सो ये बिल्कुल ठीक है। देन क्योंकि सर्विसेज इसके अंदर ज़्यादातर नहीं आती, हमने देखा सीपीआई के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से। देन इट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया इन द ईयर 2000-2001, सो इट्स अराउंड 1970s जब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने अलग अलग सीपीआईज भी पढ़े हैं, इनफैक्ट सीपीआई यूएनएमई तो हमने बंद ही कर दिया था, है ना, उसमें से। और पुराने जो है आपके सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा, उसके बेस ईयर आपको याद होंगे, बड़े पुराने बेस ईयर हैं उनके अंदर, राइट। ओके, fourth, headline inflation has moderated, core inflation continues to be high in India as per recent MPC report. Yes, that is the core concern right now. So core inflation अभी भी high है, although headline inflation थोड़ा सा कम हो गया because food and fuel के prices थोड़े से relax थे पुराने टाइम पे। अब अगर फ्यूल के प्राइसेस देखोगे तो वो बहुत एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो खैर ये थोड़ी सी डाइसी स्टेटमेंट किसी को लग सकती है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। अगर फ्यूल को लेके रखेगा तो ये स्टेटमेंट अगर आप निकाल दोगे तो आंसर हमारा 1 और 2 ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई होता है एज कम्पेयर टू 1, 2 और 4। पर हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से अब ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से 1 लेना ज़रूरी है, 2 लेना ज़रूरी है, तो इस वजह से 1, 2 और 4 ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ स्टेटमेंट भी इन द पैंडेमिक सिचुएशन मैं बिलीव ना करूँ, है ना। सो इस वजह से आंसर आपने फिलहाल जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से 1, 2 और 4 लेना है। अदरवाइज इसका बेस्ट आंसर है 1 और 2 इन दी प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, अभी आपको ऑलरेडी मालूम है, इन्फ्लेशन, है ना। देन करंट एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड एज नॉमिनल एंकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट वाज रिकमेंडेड बाय उर्जित पटेल। तो हमने उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस बार बार पढ़ी हैं। देन इनकी अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर ब्यूरो बनाता है, सीपीआई यूएनएमई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट हालांकि डिसकंटिन्यू हो गया, पर कौन बनाता था, सीएसओ। डब्ल्यूपीआई वाज क्रिएटेड बाय एंड स्टिल इज बीइंग क्रिएटेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली फॉर 91st क्वेश्चन योर आंसर इज ए। 92nd क्वेश्चन, which of the following methodological changes have not been incorporated in the recent changes in CPI calculation? So D has not been included. आपने पढ़ी रखा है तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हमने की जहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना की बात हो भी रही हो, so to speak, है ना। Then 93rd question, which of the following measures will have positive impact on inflation? तो इन्फ्लेशन किससे बढ़ेगा एज इट इज, तो इन सब में से 1 और 2 में से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। बड़ी सीधे तौर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन आना है। ओके, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन कम होगा, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, सो 93rd क्वेश्चन में रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन सेविंग्स ऑफ द पीपल, ये दोनों होगा तो महंगाई कम होगी बिकॉज डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट, हमने पढ़ा था कि जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है तो सोर्स ऑफ बोरोइंग विल डिसाइड वेदर इट इज इन्फ्लेशनरी और नॉट। बजटरी डेफिसिट भी उसी के साथ कंसर्न्ड है, सो 1 और 2 therefore become the answer for 93rd question, therefore the answer becomes A. 94th question, base effect always remains in new, so what is this base effect? तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, answer becomes C. 95th question, consider the following statements. So recession increases short term demand for goods and services, so ये तो गलत है, decreases the short term demand, है ना। और दूसरी जो दोनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो therefore the answer for us is C, 2 and 3 only. 94th question, 96th question for us is with respect to your GDP deflator, producer price index, etc. So GDP deflator क्या होता है? It is your GDP at current prices divided by GDP at constant prices multiplied by 100. फिर PPI producer जो है that measures the change in prices received by a producer, and WPI जो है that measures the change in price index in the prices of the selection. तो इस तरह से match the following based question है, very easy, तो उसका हमारा जो आंसर है C आता है। Now moving on, 97th question, if the interest rate is decreased in the economy, तो इससे क्या होगा जी, increase in investment expenditure in the economy, that is going to happen. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो सेविंग अकाउंट पे आपको पैसे कम मिलेंगे
ब्याज कम मिलेगा, इसलिए लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, स्पेशली जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर जो हमारे पास आना चाहिए दैट इज सी। सो 97th क्वेश्चन देयरफॉर इज सी। लास्ट कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। 98th क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अभी तक जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा होगा। आप लोग इस टेस्ट के अंत में कितने कितने आपके मार्क्स आए वो लाइव चैट के अंदर ज़रूर लिखो। आई एम देयर विद यू इन द चैट ऑल्सो। और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने मार्क्स जो है वो छोड़ सकते हो। अगर कोई ट्रबल आपको आ रहा है तो वहाँ पे आप लिख के बता सकते हो। नॉट ऑन द डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कशन जो यहाँ पे आपको आंसर्स दे दिए गए दे आर परफेक्टली फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। कोई दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। कोई आपको इधर उधर से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली उसको जाने दो, ठीक है। बस अपने मार्क्स लिखो कि कितने आते हैं। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर बात अलग है, फिर आप अपने कमेंट्स में बात कर सकते हो, हम आपको दोबारा से वहां पे समझा सकते हैं। खैर, in the context of Indian economy, which of the following are the purposes of statutory reserve requirements? तो बैंक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे statutory reserve requirement, ये यूपीएससी के जब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तब भी इसको डिस्कस किया था। तो eventually 1 and 2 are the correct statements here, 3 and 4 are wrong because there is nothing wrong with commercial banks making profits और excessive profit के साथ आरबीआई का कुछ लेना देना नहीं है। And to force the banks to have any kind of vault cash etc, उससे भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। और anyhow RBI is not forcing the banks to do anything. Yeah. Then 99th question, which of the following groups of items are included in India's foreign exchange reserve? वेरी क्लियरली द आंसर इज ए, ये हम एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर पढ़ते हैं। सो फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आरटीपी एंड गोल्ड होल्डिंग्स। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? सो सारी की सारी ही इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करती हैं अपने आप में। आंसर देयरफॉर इज डी। सो आई होप यू ऑल डिड वेल इन दिस टेस्ट। आप आराम से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उन कॉन्सेप्ट्स में से बड़े सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर हमेशा आते हैं। यू विल ऑल बी एबल टू डू वेरी वेल। दिस इज माई होप एंड प्रेयर्स फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ।